बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, आरएस साउथ। आज अपन करते हैं टू डायमेंशनल जो कोलिजन था उसमें वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल, परकीनन कोण का मान। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में परकीनन कोण थीटा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसका कोई भी मान संभव हो सकता है, किंतु प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में परकीनन कोण के कुछ मान ही संभव हो सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले द्विविमीय टक्कर को प्रयोगशाला तंत्र में देखें। तो अपने पास में ये द्विविमीय टक्कर है जो प्रयोगशाला तंत्र में है, जो आप देखिए आपके पास में इस तरीके से अपने को ये दिखती है। क्या दिखती है कि ये थीटा जो आपके पास में एंगल है, जो थीटा 1 है, वो किसका है? थीटा 1 है, जो ये है प्रयोगशाला तंत्र का। यहाँ पे आपके पास में इनिशियल पार्टिकल है और रेस्ट में जो पार्टिकल है उसके साथ में जो कोलिजन होगा, उसके टक्कर के बाद में दो पार्टिकल M1 और M2 इस तरीके से जाते हैं, जिनको हमने ये एज्यूम किया ये थीटा एंगल 2 बनाता है, ये थीटा 1 बनाता है। थीटा 1 यहाँ बिल्कुल प्रिसाइजली आपके लिए डिस्क्राइब किया गया है कि ये आपके पास लेफ्ट फ्रेम के लिए। तो यहाँ देखिए tan थीटा 1 लिखा मैंने इजिकल टू V1 साइन थीटा 1 अपॉन V1 अपॉन कोस थीटा 1। तो ये बेसिकली कहने का मतलब आपके पास में साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 1 ही है। तो यहाँ इसने क्या किया कि जो थीटा 1 है उसका देखो एक कंपोनेंट कोस थीटा 1 इधर ले लिया और एक वाई कंपोनेंट इधर ले लिया, तो ये थीटा tan थीटा का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसी के साथ अभी आगे ये बोलेगा जिसको अपन पहले यहीं देख लो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है? थीटा एंगल है। थीटा एंगल है, थीटा एंगल के ऊपर ये सारी कंडीशन मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताई थी। तो उसमें ये खासियत है कि जितना ये थीटा बनेगा उतना ये थीटा बनेगा। और यहाँ पे आपके पास में ये इसमें ये एज्यूम हमने किया है कि M2 डैश इज इक्वल टू आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर है जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। इसलिए यहाँ पे अपने रेस्ट में बात की तो यहाँ पे भी हमने ये कहा कि साहब U2 डैश है, जो हमारे पास में क्या हुआ कि VCM जो अपन निकालते हैं उस VCM में हमने क्या किया कि VCM के अंदर ये U2 जीरो हो जाता है। U2 जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो वेग होगा VCM, उन दोनों के वेग के अंदर एक ही फैक्टर आता है, दूसरा फैक्टर नहीं आता। और यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर अपन बात करते हैं तो U1 है जो इस M1 वेलोसिटी से चलेगा और यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास है, इसलिए ये U2 डैश वेलोसिटी से इसकी ओर चलेगा। तो यहाँ आपके पास में वही एज्यूम किया कि लेफ्ट फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो U2 जीरो है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखते हैं तो दोनों पार्टिकल है जो आपस में टक्कर करेंगे, उससे पूर्व एक इधर से आएगा तो एक इधर से जाएगा। टक्कर के बाद का ये सीन बनेगा। ये वाई घटक जो मैंने लिखा है, इस वाई घटक की क्या खास बात है? वाई घटक की ये खास बात है कि जो आपके पास लेफ्ट फ्रेम है उसका भी वाई घटक देखो V1 साइन थीटा 1 लिखा है मैंने, और इसका मैंने फाइनल घटक लिखा किसका? M1 के करस्पॉन्डेंस में कि V1 डैश साइन थीटा। ये साइन थीटा 1 है तो ये साइन थीटा है, यानी ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। प्रतिबंध इनका क्या होगा? वाइड एक्सिस वाला, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में गतिशील हो रहा है। तो आपके पास में क्या हुआ कि वह टक्कर करने के पश्चात भी एक्स ही डायरेक्शन में जाते हैं और उनका वाई घटक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता दोनों ही में, इसलिए ये कंडीशन आती है। तो आगे अभी इसमें बोलेगा, अपन देखते जाएंगे, जहां जरूरत होगी जहां चित्र भी देखेंगे। तो देखिए ये कह रहा है इसे समझने के लिए पहले द्विविमीय टक्कर को प्रयोगशाला तंत्र में, इस टक्कर में आपके पास में कण M1 के लिए परकीनन कोण थीटा 1 का मान है जो tan थीटा 1 इजिकल टू V1 साइन थीटा 1 अपॉन V1 कोस थीटा 1 द्वारा दिया जाएगा। द्रव्यमान केंद्र, अब ये लाइनें ध्यान से सुननी है। द्रव्यमान केंद्र क्योंकि टक्कर से पूर्व x दिशा में गतिशील है, तो टक्कर के बाद भी द्रव्यमान केंद्र की बात है, बाद भी वह उसी दिशा में वेग VCM से गतिमान रहेगा। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में और प्रयोगशाला तंत्र में दोनों में क्योंकि सापेक्ष गति x दिशा में है, अतः इन दोनों निर्देश तंत्रों में प्रथम कण के अंतिम वेगों के, यानी कि प्रथम कण के अंतिम वेगों के y घटकों पर इस सापेक्ष गति का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम x दिशा में ही गति कर रहे हैं। तो जो y दिशा में मेरा कोई गति का जो घटक है वो कोई इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ये कह रहा है इस कारण से दोनों निर्देश तंत्रों में समान होंगे और V1 साइन थीटा 1 इजिकल टू V1 डैश साइन थीटा। किंतु सापेक्ष गति x दिशा में होने के कारण गैलीलियन रूपांतरण वेग या गैलीलियन वेग रूपांतरण द्वारा दोनों तंत्रों में कण के अंतिम वेगों के x घटक निम्न प्रकार से संबंधित होंगे। तो यहाँ आपके पास में जो गैलीलियन रूपांतरण इजीली हमारे पास में दो फ्रेम ऑफ निर्देश तंत्र है जिनके लिए लागू करते हैं। तो ये क्या हुआ? यह आपके पास में फर्स्ट घटक किसका?
यानी कि मैंने लिखा है टक्कर के बाद का सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। हम यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में प्रयोगशाला तंत्र और निर्देश तंत्र है, उन दोनों में संबंध स्थापित करके, और उसका हमें यह फायदा होगा कि कोई भी घटना होगी उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में समझाना इजी होगा, ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो v1 डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 कॉस थीटा 1 और माइनस VCM। तो यहां ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि देखो v1 डैश साइन थीटा आएगा, जो कहने का मतलब यहां पे मेरे पास में इक्वल इसके है v1 साइन थीटा 1 के। तो मैंने क्या किया u1 यानी कि u1 डैश, और इधर की तरफ मैंने क्या किया u1। तो u1 है जो देख लीजिए आपके पास में, u1 का तो क्या मान होगा v1 cos थीटा ही होगा, और u1 डैश का मान है जो v1 डैश cos थीटा होगा। तो आपके पास में ये कांस्टेंट वेग इसमें से घटा दिया। तो ये जो आपके पास में जो घटना हुई है उसका अब अपन करते हैं आगे। तो ये इसको क्या कहा, दूसरा जो आपके पास में इसको इधर पक्षांतरण कर लिया, तो v1 cos थीटा 1 आपके पास ये आ गया, और v1 डैश cos थीटा प्लस VCM हो गया। ये कह रहे हैं जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला लिखा था, उस टेन थीटा के फॉर्मूले के अंदर इसमें मैं मान रखना चाहता हूं। तो इसमें क्या मान रखना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये पूरा का पूरा जो मान है उस मान के करस्पॉन्डिंग में आपके पास में ये तो देख लीजिए आप कि v1 डैश यानी कि ये तो उसी समीकरण से ले लिया जो इक्वल वाला प्रतिबंध है, उससे v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा, यानी थीटा 1 हट गया और साइन थीटा आ गया केवल। और नीचे वाले के अंदर v1 cos थीटा 1 है, क्योंकि टेन थीटा के अंदर cos थीटा नीचे होता है, तो इसलिए cos थीटा वाला पार्ट है जो थीटा में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसमें v1 डैश वाले का भाग लगा दिया, तो यहाँ दोनों जगह कैंसिल कर दिया। अब ये कह रहा है कि VCM जो मैंने शुरू में ही कहा था, क्या आपके पास में VCM है जो क्या होगा, VCM के लिए हेलो RSO BSc पार्ट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट। अब इसमें अपन आगे करते हैं जो पहले वाले वीडियो में दिखाया कि टेन थीटा 1 रख दिया। टेन थीटा 1 के लिए ये मान मैंने रखे, तो ये मान है जो मैंने शुरू से कहा कि ये इक्वल वाला मान रख दिया। एक तो ये वाला v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v1 डैश इज इक्वल टू इनटू साइन थीटा, और दूसरा नीचे वाला ये पोर्शन यहाँ रख दिया। अब ये कह रहा है VCM, तो VCM में u1 है तो जिंदा है और u2 है जो जीरो है, इसलिए ये रखा। इसके लिए u1 का वेग है जो किससे कनेक्ट किया, u1 का वेग है जो इसने कनेक्ट किया है u1 डैश, और आपके पास में जो गेगेलियन रूपांतरण है उसी से किया। सेम यही लाइन है जिसको मैंने क्या किया, प्रारंभिक वेग के लिए लिखा है। प्रारंभिक वेग के लिए किसके लिए, क्योंकि मेरे पास में जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम है तो इसका u1 डैश इज इक्वल टू माइनस u1 माइनस आपके पास में VCM, तो इसको मैंने पक्षांतर करके ये लिख दिया। अब ये कह रहा है VCM को आप इधर रख लीजिए, तो VCM को जब इधर रखा तो आपके पास में इसको सोल्व किया हमने, तो 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये ब्रैकेट हो गया, और ये आपके पास में आया। तो ये कह रहे हैं कि साहब u1 डैश इधर रख दिया और इसको फिर सोल्व कर दिया तो m2 इधर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ जो घटना है इसमें देखो ये तो क्रॉस कट जाएंगे, और m2 और m1 बचेगा, तो m1 अपॉन m2 कर दिया और u1 डैश कर दिया। ये कंडीशन है हमारे पास में किसकी, जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसकी, क्योंकि उसके लिए उसका अगर मैं दिशाओं को छोड़ दूं तो मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग में तो u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, तो ये v1 डैश लिख दिया। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण आपके पास में बनेगी, ये ऊपर वाली समीकरण, उस समीकरण के लिए हमने क्या किया, VCM का मान यहाँ रखा। VCM का मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या आया, m1 अपॉन m2 एक्स्ट्रा फैक्टर आया। तो देखिए अगर इसमें जो जिक्र किया उससे पहले अपन यहाँ जिक्र करें, m2 अगर मान लीजिए इनफाइनाइट मास का हो, जो आराम से पड़ा हुआ यानी पृथ्वी जितना भारी हो, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अर्थात जो थीटा 1 एंगल किसके अंदर आपके पास में लेफ्ट फ्रेम में तो थीटा 1 है, और इसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में थीटा है, दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसी ही ये परिस्थितियां बताएगा, और ऐसी परिस्थितियों को हमें अध्ययन करना है। तो ये जो अभी तक करा उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए आप, थीटा 1 के लिए वही प्रयोगशाला का जो पार्ट है उसके लिए कह रहा है। ये तो इसके अंदर संबंध आ गया, तो एग्जाम में ये आता है कई बार कि संबंध बताइए, और ये कंडीशन को भी कई बार पूछता है, तो अच्छी बात है। तो थीटा 1 का अधिकतम मान संभव हो सकते हैं, तो वो कह रहा था कुछ ही मान संभव हो सकते हैं, तो m1 इज ग्रेटर देन m2, अर्थात आपके सामने जो आराम से बैठा हुआ कण है उसके सामने m1 भारी वाला कण है जो टक्कर मारने आ रहा है, तो आपके पास में कोस थीटा का मान ऋणात्मक संभव मान -1 से अधिक नहीं हो सकता। अतः इस स्थिति में आपके पास में क्या होगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि m1 इज
m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो कंडीशन है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि cos थीटा का मान है जो ऋणात्मक मान 1 से अधिक नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण ये 85, जो आपके पास में 85 है, दक्षिणी पक्ष का डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस m1 m2 कभी भी शून्य नहीं हो सकता।